देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज की जो सबसे अहम खबर वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दूसरी मरतबा वज़ारत उस्मा का हल्फ जो है वो उठा लिया। इस तरह वो पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म भी आज बने हैं। और जब ये तकरीब हल्फ बर्दारी हो रही थी तो उसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने नौमंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो है वो हल्फ लिया। और जहाँ तक तकरीब की बात करें तो उसमें आर्मी चीफ़ ने भी शिरकत की, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी, नवाज़ शरीफ साहब ने भी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी शिरकत की। ये तो आज की अहम अपडेट थी। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं पिछले ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस जो आज तकरीबन कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ सदर के इंतखाबात की पोलिंग रहती है जो कि 9 मार्च को होगी और उसके बाद हुकूमत एक तरह से मुकम्मल हो जाएगी पाकिस्तान की, जिसका बड़े अरसे से इंतज़ार था। और ये इलेक्शन के आने के बाद बड़ी एम्बिग्यूटी थी और अब लगता है कि अब क्लियरिटी हो गई है। इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे जो है वो करवाती चलूँ। अदील अहमद है हमारे साथ, तहरीक इंसाफ से, रहनुमा तहरीक इंसाफ के, उनको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। सेनेटर ज्ञानचंद हैं, वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनको भी प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे अहमद सग़ीर साहब, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं सेनेटर ज्ञानचंद से बात करना चाहूँगी। सेनेटर साहब, मुझे अब ये बताइएगा कि आज अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है हुकूमत बनने का और अब आइंदा कुछ दिनों में सदर के इंतखाबात हैं। क्या देख रहे हैं, क्या सिचुएशन आपको समझ में आ रही है? जैसे बिलावल साहब कह रहे थे कि वोट जो है अवाम ने किसी एक पार्टी को सबसे ज़्यादा यानी 2/3 अक्सरियत दी क्योंकि वो तंग आ चुके हैं बेरोज़गारी मसाइल से, और उन्होंने ये अपना वोट देकर और इस तरह से नुमाइंदे मुंतखब करके ये बताया है कि हमें जो है हमारे मसाइल का हल निकालें। यकीनन इलेक्शन होते इसलिए है कि लोगों के मसाइल के हल के लिए नुमाइंदे आ जाए। तो ये जब डिवाइडेड मैंडेट है तो उसके बाद भी उन्हीं नुमाइंदों पर जिम्मेदारी जाती है कि लोगों का फैसला जो है वो डिवाइडेड है, तो हम किस तरह से यूनाइट होकर उनके तवक्कात के मुताबिक फैसले करें। तो बिलावल साहब ठीक कह रहे हैं कि जब तक कोई पार्टी कंसिस्टेंटली किसी लोगों के इश्यूज जो है उनको रिजॉल्व करने के लिए काम नहीं करेगी और लोगों के जो मसाइल है वो हल नहीं होंगे, जी तो लोग जो है, लोगों का डेमोक्रेसी से भी दिल उठ जाएगा और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज और जो नुमाइंदे आते हैं उनसे भी उठ जाएगा। तो वैसे जनरली अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी कहते ही इसी को है कि लोगों को हर 4 साल 5 साल के बाद, हमारे यहाँ 5 साल के बाद जो है मौका मिलता है कि वो जो आपके नुमाइंदे हैं जो पार्लियामेंट में आप चुनकर भेजते हैं उनका एहसाब हो और लोग फैसला दोबारा करें कि आपने वो परफॉर्म किया है या नहीं किया। जो वायदे देखकर आप लोगों की नुमाइंदगी करने के कस्में खाकर जो पार्लियामेंट के अंदर गए थे तो उन इश्यूज को किस तरह से आपने रिजॉल्व किया है। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने एक और बात भी कही थी ज्ञान साहब, और वो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ऑपोजिशन को दावत दी कि भाई मिलकर काम करें हुकूमत के साथ और पाकिस्तान को माशी मसाइल से निकालें, रोज़गार फराहम करें। जो गुर्बत की लकीर से नीचे अफराद हैं उनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रही है। कोई प्लान आप लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है? जो अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने तो हल्फ उठा लिया है, इससे पहले आप लोगों की मुलाकातें होती रही हैं, किस तरीके से जब आपने ये सोचा कि वेंचर एक तरह से होगा, मतलब आप लोग मिलके काम करेंगे, कोई प्लान है ऐसा? देखिए हमारी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने तो इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो दिया था, इलेक्टोरल मैनिफेस्टो दिया था, उसमें 10 नुकाती एक एजेंडा रखा था जिसके मुताबिक हमें अगर मैंडेट मिलता तो हम उस पर अमल करते। जी। लेकिन अभी भी हमारी तजवीज़ जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट को यही होगी कि हमने एक मैनिफेस्टो दिया है जो इस मुल्क के मसाइल का हल है, तो आप उस पर अमल करें। तो लोगों की जो मुश्किलात है उसमें कुछ कमी हो सकती है और पाकिस्तान की तरक्की का सफर जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले पे जो भी हमारी टीम्स ने बातचीत की है उसमें इस पे ही बात हुई होगी और आगे भी जब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद भी
हम चाहते हैं कि हम मिलजुल कर बैठे, जैसे अपोजिशन को कहते हैं ऐसे जो हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आपस में बैठकर यही बात करेंगे कि मैसाक की मुआशरत जो है वो होना चाहिए, मैसाक के जो मफाहमत है उस पर भी आगे बढ़ना चाहिए। इस किस्म से ये मुल्क नहीं चल सकता है कि अगर कोई एक बंदा बाहर है या किसी एक पार्टी को मैंडेट नहीं मिलता है तो वो बाकी लोगों को चलने नहीं दिया जाए। इलेक्शन गुजर चुके, अब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट एक फोरम है जहाँ पे डिस्कस करो और आगे बढ़ने के फैसले करो। तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, मुफाहमत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मुल्क की मौशत कोई झगड़ा फसाद कोई फितना अभी बर्दाश्त नहीं करने की पोजीशन में नहीं है, तो सब समझदार लोगों को, सब पार्लियामेंटियन को यही करना पड़ेगा। उसके लिए मैं राय ले लूं अदील अहमद से भी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अदील, आप क्या कहते हैं? पिछले 2 दिन में हमने ये देखा, 2 दिन की बात कर ले, कि जब ऐवान में हुकूमत बन रही थी, शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी पहली तकरीर कर रहे थे, ऐवान से खिताब कर रहे थे। इसके अलावा फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया और भी लीडरान ने भी किया, तो काफ़ी अपोजिशन की तरफ से नारेबाजी भी होती रही तकरीर के दौरान। कुछ समझ भी नहीं आया उनको, खुद भी शायद बहुत सारी बातें वो कहने में जो है दुश्वारी पैदा हो रही थी। अगर अपोजिशन में बैठते हैं तो क्या लाजमी है कि हुकूमत को क्रिटिसाइज किया जाए या पहले उनकी बात सुन ली जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इलेक्शंस के मुताबिक मुल्क भर से 185 प्लस सीट्स जीती है और 9 फरवरी के रिजल्ट के मुताबिक उन जीती हुई सीटों के नताइज तब्दील करके, और कल जो आपको असम्बली में नज़र आए शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब और दीगर जो पीडीएम की जमातें हैं जो 16 माह मुल्क पर हुकूमत कर चुकी हैं, उनको नताइज तब्दील करके उनको जितवाया गया। ठीक है। तो कल जो ये तकरीर हो रही थी, जो ये कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन मुंतखब किया है, यानी उनको अपने वजीर आजम होने पर तो खुद नहीं, हंगामा राइट नहीं हो रही थी ना, शोर शराबा हो रहा था, वो शायद वो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ ने लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन कहकर भी गलत बयानी की। अच्छा। अगर असल में फॉर्म 45 के मुताबिक उनका रिजल्ट निकाला जाए तो वो अवान के अंदर दाखिल भी ना हो सके, अवान के हारी रजिस्टर में उनका नाम भी दर्ज ना हो सके, अवान में लिखे हुए कलमा तैयबा के नीचे कुरान के ऊपर वो हल्फ भी नहीं उठा सकते। लेकिन इस मुल्क में चूंकि जमहूरियत नाम की कोई चीज तो है नहीं, इस मुल्क में आइन नाम की कोई चीज तो है नहीं, कानून नाम की कोई चीज तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से जो 50 अरब रुपए लगाकर इलेक्शंस के ऊपर और फिर आपने ये रिजल्ट तब्दील करके इन्हीं चेहरों को वापस लेकर आना था ऐवानों के अंदर, जिनको पाकिस्तान की आवाम ने बैलेट के जरिए मुस्तरद कर दिया। और हम जो दावा कर रहे हैं, हम दावा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मुस्तनद फॉर्म 45 पर, हम दावा कर रहे हैं उस मैंडेट के ऊपर जो अवाम ने हमें दिया। हम इलेक्शन कमीशन के पास लेके गए अपनी कंप्लेंट कि हमारे फॉर्म 45 जो है उनको देखा जाए और इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 95 के तहत हमारी कंसोलिडेशन की जाए, लेकिन इनकार किया गया। और इलेक्शन कमीशन से क्या गिला, ये इलेक्शन कमिश्नर जो है इसने 2022 में तहरीक इंसाफ के इस्तीफे कबूल ना करके भी आइन तोड़ा, अप्रैल 2023 में सूबाई इलेक्शन ना करवाकर आइन तोड़ा, 14 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानकर आइन तोड़ा, नवंबर 2023 में जनरल इलेक्शन ना करवाकर भी आइन तोड़ा। तहरीक इंसाफ से निशान लेकर आइन शिकनी की, सरकारी अफसरों को आरओ लगाकर तमाम जो कानूनी अमल है उसकी नफी की। 8 फरवरी को नताइज में रद्दो बदल करके 9 फरवरी को हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाकर ये वाले केसेस तो चल रहे हैं ना, जो 8 फरवरी को रात 12 बजे तक, सुन ले इन्होंने कब कैसे आइन तोड़ा है। 9 फरवरी को रात 12 बजे तक रिजल्ट अपलोड ना करके दोबारा कानून तोड़ा। 22 फरवरी तक तमाम फॉर्म 45 अपलोड ना करके इन्होंने फिर कानून शिकनी की। 4 मार्च को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें ना देकर भी इन्होंने आइन तोड़ा है। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो इन नमूनों को पार्लियामेंट में लेकर गए फॉर्म 47 की पैदावार को, ये आइन तोड़ने का मुर्तकब है, इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए।
ये गद्दारी का मुर्तकब है, इसको फांसी पे लटकाना चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं और अगर फांसी इस पे मुल्क में लटकाना ये नहीं चाहिए, होगा, और आपको इतनी इन्फॉर्मेशन इस है कि मुल्क में अगर आइन ये तोड़ने के नहीं होगा, अदील मेरा भी इस मुल्क सवाल सुन जी। लेना मेरा कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि कब कहाँ कहाँ आइन तोड़ा सबने, ये बातें अगर आपको पता है तो इलेक्शन कमिश्नर को भी पता होंगी, इलेक्शन कमीशन को भी पता होंगी, और सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन पता कमीशन होगी। को सिर्फ जीएचक्यू का रास्ता पता है, अच्छा। इसके अलावा उसको पाकिस्तान में कोई और नहीं पता। देखिए, इदारों का नाम नहीं लें अदील, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। हम अभी जमहूरियत की बात कर रहे हैं, हम उस इलेक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें आप लोगों ने दावा किया था कि हम 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे, और आपने आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से जो है वो इलेक्शन लड़ा था, लेकिन फिर आप लोग भी तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है वो उसमें जाके मर्ज हो गए। मुझे ये बताएं कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसकी खुद पॉलिटिकल स्टैंडिंग कितनी है? नहीं, आइन की कौन सी शिक, पाकिस्तान के कौन से कानून की कौन सी शिक हमें इस बात से रोकती है कि हम आजाद उम्मीदवार मुंतखब होकर कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते? कौन सी शिक मुझे नहीं, रोकती है? मैं ये मुझे कह रही हूँ बताएं, आपने ज्वाइन कर ली, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग अगर प्रीवियसली देखा जाए कितनी है हिस्टोरिकली? नहीं, आपने हमारे पास रास्ता कौन सा छोड़ा है? अच्छा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी रिफाइज ईसा साहब ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या छोड़ा है? अच्छा। क्या आपने सुना है कि कभी किसी इलेक्शन से पहले किसी का इंतखाबी निशान छीन लिया जाए? एएनपी ने पीपल्स पार्टी का छीना गया है हिस्ट्री में, पीपल्स पार्टी का छीना गया है। सेनेटर साहब, क्या मैं सही कह रही हूँ? तो पीपल्स पार्टी का छीन के भी गलत किया है। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का अगर छीना गया है तो माजी में वो कोई ठीक हरकत थी। ज्ञान साहब, इलेक्शन ही नहीं करवाए। ज्ञान साहब, आप थोड़ी रोशनी डाल दें इसके ऊपर। पीपल्स पार्टी का निशान छीना गया था इलेक्शंस में। देखिए, यकीनन पीपल्स पार्टी का निशान छीना गया था, फिर भी इलेक्शन लड़ा ना उस जमात में। हमने और दूसरा निशान ले लिया था। हमने इस तरह से ये अल्लाह का मसला नहीं बनाया था। हमें पता था कि एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ रोल है, और हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो न कराने का भी कसम नहीं खाई थी। इनको किसने रोका था कि इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाओ? इनको किसने कहा था कि भाई स्टे पे आप चलते रहो? इनको किसने कहा था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगी अगर आप नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए वोटिंग नहीं करवाओगे? अगर नो कॉन्फिडेंस वोट से अब आप आउट हो रहे हो तो फिर असेंबली को तोड़ दोगे। अगर असेंबली तोड़ने के बाद भी अगर दोबारा आपका सिक्का नहीं जमा तो आप बाकी सदर से वो काम करवाओगे। अच्छा ज्ञान साहब, मुझे ये बताएं, असेंबलियां जबरदस्ती जो आप चले गए। अच्छा ज्ञान साहब, मैं आपके जवाब में ये कनेक्टिंग क्वेश्चन देना चाह रही हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने असेंबलियां तोड़ने की बात की थी, जब तहरीक अदम एतमाद आई थी इमरान खान के खिलाफ, तो क्या वो आइन शिकनी नहीं थी? क्या वहाँ आइन नहीं तोड़ा गया? ज्ञान साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे पूछ रही है? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई ज्ञान साहब। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब तहरीक अदम एतमाद आई थी इमरान खान साहब के खिलाफ, और इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी और केयर टेकर एक तरह से गवर्नमेंट आई थी, जो पीडीएम की हुकूमत आई थी जिसने 14 महीने हुकूमत की, तो तब जो है वो तब आइन शिकनी होती है कि नहीं होती है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी को भी अगर आप आउट करना चाहते हैं तो पार्लियामेंटी तरीका यही है कि आप नो कॉन्फ्यूजन। ठीक है, आपकी बात समझ गए। ये पार्लिमानी तरीका हो गया ना। अब क्या उनकी जब गवर्नमेंट बैठी हुई थी और उन्होंने कहा हम असेंबलियां तोड़ देंगे, तहरीक इंसाफ वालों ने, वो आइन शिकनी है कि नहीं? जब आप कहना अलग चीज है। जब एक लो कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके बाद आप असेंबलियां जब उस पर वोट होने से पहले नहीं कर सकते जी। और इन्होंने तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो लो कॉन्फिडेंस मूव को भी किल कर दिया और असेंबलियां भी तोड़ दी। उसके बाद वो उसने पार्लियामेंट ही छोड़ दी। अभी भी ये कह रहे हैं हमारी 175 सीटें हैं, 185 फैसला करना है या इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है? नहीं, सेनेटर साहब वो कह रहे हैं 185 सीटें थी। अच्छा,
खैर बहरहाल वो ये कह रहे थे कि 185 हमारे पास सीट थी, 8 फरवरी के नताइज तक, 9 फरवरी के नताइज में वो खत्म, मतलब कम कर दी गई वो सीट्स, और इनको जो है, जो अभी मुस्लिम लीग नून है और उनके हामी जमातें, उनको लेकर आ गए। लेकिन एक चीज़ मैंने उनसे पूछी, अदील साहब से भी, आप भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक नाम ऐसा था कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, ये सारे जाके उसमें मर्ज हो गए, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री या पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उस जमात का। एक जमात जो है वो किसी काउंसिलर के लिए इलेक्शन में नहीं जाती है, वो 92 सीटों की मालिक होकर फिर क्लेम करेगी कि भाई मैं एक बड़ी पार्लियामेंटी पार्टी हूँ। ऐसे नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में, कानून में, इलेक्शन रूल्स में हर चीज लिखी हुई है। अच्छा। उन रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को भी चलना है, इनको पीटीआई में हो या जुली ताज में हो, इनको चलना पड़ेगा। अच्छा। ये कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। अच्छा। पीटीआई वाले समझते हैं हम जो हम बोलते हैं वो कानून है, ऐसा नहीं है। अच्छा। ये पागलपन छोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, ये कानून को पढ़े, तो मेरा ख्याल है मुल्क के लिए भी अच्छाई होगी, इनके लिए भी अच्छाई होगी। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो इनसे हो सका वो इन्होंने मुल्क दुश्मनी भी की है, कानून शिकनी भी की है, फाइल शिकनी भी की है, इसके नतायज तो उनको भुगतने पड़ेंगे। ठीक है। और भुगत भी रही है। अच्छा अदील, अभी भी अगर नहीं सुधरेंगे तो अच्छा मैं अदील साहब की तरफ जाऊंगी, मैं चाह रही हूँ क्विक कमेंट ले लूँ ब्रेक पे जाने से पहले। ज्ञान साहब, मैं अदील साहब से एक सवाल करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रेक पे भी जाना है, मैं क्विक कमेंट चाह रही थी उनसे। अदील साहब मुझे ये बताइएगा कि अब जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो एज ए अपोजिशन में क्या करने जा रही है? देखें, अपोजिशन के अंदर बैठकर हमारा सबसे जो पहला मुतालबा है वो ये है कि हमसे जो हमारा मैंडेट छीना गया है, जो अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है, जो फॉर्म 43 के नताइज चेंज करके फॉर्म 47 के तहत जो है वो हारे हुए चौथे और पांचवें और छठे और आठवें नंबर पर हारे हुए लोगों को जितवाया गया है, उसकी की जाए, उसको रिवर्स किया जाए, हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए। और हमारा इसके साथ साथ जो मुतालबा है वो ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को फौरी तौर पर बोगस केसेस से रिहा करके उनको रिहा किया जाए। और हमारा इसके साथ साथ ये मुतालबा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर्स, जितने लीडर्स, जितने रहनुमा जेलों में पड़े हुए और सियासी कैदी हैं, जो कि रियासती जुल्म का शिकार हैं, जो रियासती जबर का शिकार हैं, जो नाइंसाफी की बुनियाद पर कैद किए गए, जो बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के, बगैर अदालत में कोई केस साबित किए उनको अंदर रखा गया, उनको रिहा किया जाए फौरी तौर पर। एज एन ऑपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर यही किरदार अदा करेगी और उसके बाद जो है वो बाकी बातें की जाएंगी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अदील अहमद आपका। इसी के साथ प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे और सेनेटर ज्ञान सिंह के पास में जाऊंगी और उनसे सवाल करूंगी। सेनेटर साहब मुझे ये बताइएगा कि अदील साहब की बात आपने सुनी होगी, मैंने उनसे पूछा था कि अपोजिशन में आप आ गए हैं तो आप लोग जो है अब क्या काम करेंगे, सबसे पहले आपने क्या सोचा हुआ है? तो उन्होंने तो अपने मुतालबात बता दिए बहुत सारे, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से मुल्क की मईशत के बारे में और आवाम के बारे में वो कुछ नहीं चाहते। तो बहरहाल अब आपको क्या लगता है कि इन रीसेंट फ्यूचर जो है, जो आएगा अभी कुछ दिनों की बात कर लें या हम कुछ अपकमिंग मंथ्स की बात कर लें, कितनी इस्टेब्लिश होती हुई आपको गवर्नमेंट नज़र आ रही है? क्योंकि कयास आराइयाँ बहुत है कि जी गवर्नमेंट चलेगी नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको कितनी सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है? देखिए, सस्टेनेबिलिटी तो यकीनन उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी शामिल होती है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि किसी की जिद और अना की वजह से हम लोग सब कुछ छोड़कर बैठ जाए। इस मुल्क को चैलेंजेस हैं, हम इस मुल्क के बात हमको ही हल करने हैं। हमारे यहाँ जो भी चैलेंजेस हैं उनको हमने सोच समझ कर कबूल किया है और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पीटीआई की तरह हम उन इश्यूज से मुंह मोड़कर सिर्फ अपनी बात करें कि हमको वजीर-ए-आज़म बनाओ तो ठीक है वरना मुल्क नहीं चलेगा, हमको वजीर-ए-आज़म बनाओ तो ठीक है वरना पार्लियामेंट में हम नहीं बैठेंगे।
ऐसा नहीं हो सकता कि कहेंगे हमको वजीर आज़म नहीं बनाते हो तो हम जेएसयू के ऊपर। लेकिन पार्लियामेंट में तो बहरहाल बैठना तो तुमको था, भले उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सहारा लिया हो, लेकिन आ तो गए पार्लियामेंट में वो भी। देखिए, अगर आगे तो पॉजिटिव रोल प्ले करें ना। हाँ। वो इस मुल्क के बाशिंदे हैं, उनको इतना ही फिक्र होना चाहिए मुल्क के मईशत का और मुल्क के मसाइल का जितनी फिक्र प्राइम मिनिस्टर को होनी चाहिए, जितनी फिक्र किसी और को होनी चाहिए। तो पाकिस्तानी नेशनल की हैसियत में तो हम लोगों को भी किसी फिक्र है कि भाई मुल्क के मसाइल के हल करने के लिए हमारी लीडरशिप रोल प्ले करे। हर बंदे को अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये तो एक तरफ नुमाइंदगी की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है मुल्क की तबाही की बात करते हैं। ऐसे दोनों चीजें तो नहीं चल सकती ना। तो मैं समझता हूँ कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए, इनको इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क के लोगों पे रहम करें, अपनी अना को छोड़ें। वो जो कैदी नंबर 804 है वो अपनी किए की भुगत रहा है, उसको भुगतने दें, नहीं तो कानून कोर्टें खुली हुई है तो उनको फॉलो करें। ये कहें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, हम कानून को नहीं मानेंगे, लोगों के जो इलेक्शन में फैसला है उसको नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं हो सकता, ना हम करने देंगे। अच्छा, मुझे ये भी बताते जाइएगा साथ साथ कि सेनेटर साहब के आगे मैंने जैसे सवाल किया था, नियर फ्यूचर में पहले कौन से 3 ऐसे फैसले आप समझते हैं लेने चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए, जिस पे हुकूमत को फर्स्ट मतलब प्रायोरिटी पे काम करना चाहिए? कोई ऐसी 3 चीज़ें। एक तो मईशत हमारे सामने है कि मईशत का बहुत बुरा हाल है, इसके अलावा और क्या चीज़ें जो आप लोगों ने प्रायोरिटी लिस्ट में रखी हुई है कि इस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि मईशत तो सब टॉप प्रायोरिटी है और मईशत ही थी जिसने इस पर पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज किया है। ये पॉलिटिकल चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं तो मईशत में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर ये है कि हमें मफाहमत भी करनी चाहिए। हमने ये फैसला करना चाहिए कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सुनेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये 2 इश्यूज है। उसके बाद हमें जाना पड़ेगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमें कैसे जिम्मेवार नेशन की हैसियत में एंगेज करना है। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 इश्यूज हैं, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। और हमारी अभी जो गवर्नमेंट बनने जा रही है उसमें माशाल्लाह जरदारी साहब भी सदर बनने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ आ चुके हैं, मियां साहब भी मुल्क में आए हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी सब आपस में बैठेंगी और जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए रास्ता निकाल लेंगी। जी, यासीन साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मुझे ज्वाइन किया यासीन आज़ाद साहब ने, रहनुमाई मुस्लिम लीग नून के। यासीन साहब, आपसे गुफ्तगू करने से पहले हम बात कर रहे थे, सेनेटर ज्ञानचंद मेरे साथ मौजूद हैं और उससे पहले अदील अहमद थे तहरीक इंसाफ से। उनसे मैंने पूछा अपोजिशन में बैठकर आप लोग सब क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने अपने मुतालबात रख दिए कि कैदी आज़ाद करवा दो, हमारे जो है कारकुनों को छोड़ दो, ये 9 मई के वाक़यात ख़त्म करवा दो। तो उनको अवाम की फ़िक्र तो कमी नज़र आ रही थी मुझे, लेकिन बहरहाल क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो असम्बली में जो है अक्सरियत रखती है इस तरीके से, और वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो गए मियाँ शहबाज शरीफ साहब। अब आप लोग, मैंने सवाल पूछा था ज्ञानचंद साहब से कि कौन सी चीज़ आप प्रायोरिटी में रखेंगे अभी मुल्क के टोटल हालात अगर देखे जाए हर तरह से बहुत ख़राब है। एक तो मईशत तो सब उसके ऊपर बात करते हैं, मिसाक मईशत पे, उसके अलावा 1-2 क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिसे सबसे पहले एड्रेस किया जाएगा? देखें, जो पोजीशन इस वक्त हमारे मुल्क की है वो तो कोई अच्छी तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से चारों सूबों में हुकूमतें बन गई, मरकज में भी हुकूमत बन गई। हमारे यहाँ तो दस्तूर यह है कि जो पार्टी आ जाती है वो तो शोर करती है। मैं एक बात कहता हूँ कि आज अगर हम आसमान से अल्लाह ने अब फरिश्तों को भी नीचे भेजे ना, वो आके इलेक्शन करें तो तब भी आने वाला कभी नहीं कहेगा कि मैं आ रहा हूँ, वो कहेगा जी मेरे साथ फराड हो गया। ये एक दस्तूर बन गया हमारे मुल्क का, जिसके लिए मुझे इंतहाई तकलीफ है। कल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के दौरान जो कुछ अपोजिशन ने किया वो आपके सामने है, उसकी डिटेल में मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि ये इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, हमारी सीटें मारी गई, दूसरी तरफ स्पीकर के इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, डिप्टी स्पीकर का भी ले रहे हैं, कौमी असम्बली का भी ला रहे हैं, KPK में हुकूमत भी बना रहे हैं।
बाकी सूबों में कोशिश भी कर रहे हैं हुकूमत बनाने की और सीटें मांग रही हैं, ये एक अलग बात है। कभी कहते हैं, आज मैं हैरान था थोड़ी देर पहले जब मैंने देखा अली जफर साहब को, तो वो मुतालबा कर रहे थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को मुलतवी कर दें और सेनेट के इलेक्शन को मुलतवी कर दें। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि अली जफर जैसा आदमी अगर ये मुतालबा करता है तो वो बात मेरी समझ में नहीं आती कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्यों मुलतवी कर दें, जब ये जानते हुए कि आसफ अलवी साहब का मामला पूरा हो गया तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाहिए, उनका इलेक्शन जरूरी है। आप कहते हैं जी उनका इलेक्शन में हमें मखसूस निश्चितता नहीं मिली, ओस मुकम्मल नहीं है। मैं मान लेता अगर आप ये कहते हैं कि ओस मुकम्मल नहीं है तो फिर आप ये बता दें कि आपने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन क्यों लड़ा, पंजाब के अंदर आपने जाके क्यों इलेक्शन लड़ा, बलोचिस्तान में क्यों लड़ा। ये एक अजीब सा तमाशा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बना लिया। क्या आपके शोर शराबे से जो पार्लियामेंट वजूद में आई है वो काम करना छोड़ देगी? क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम आपस में रिजल्ट को एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद पार्लियामेंट के अंदर बैठकर ये फैसला करें कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल इस वक्त जो हम तबाही बर्बादी के दाने पर खड़े हैं, जिसको हल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने रियली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कल तकरीबन 1 घंटे की तकरीब में बहुत कुछ कहा। तो मैं एक बात कहता हूँ कि ये बड़ी अजीब सी हमारे मुल्क की सूरत हाल है कि जो जीत जाता है 2018 में यही कुछ हुआ था, उस वक्त इमरान खान कह रहा था इससे ज्यादा फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। आज 2024 में अगर कुछ हुआ तो कहते हैं हमारी 80 सीटें मारी गई, 100 सीटें मारी गई। तो मैं एक सवाल करता हूँ कि अगर आपकी 80 या 100 सीटें मारी गई तो मुझे आप ये बता दें कि आपने जो इलेक्शन पिटीशन फाइल की है कितनी की है? हार्डली 30 पिटीशनें तो आपने थ्रू आउट पाकिस्तान फाइल की है जहाँ आपने चैलेंज किया जी। तो 30 पिटीशन फाइल करने का मतलब यह कि बाकी रिजल्ट को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिर्फ 30 सीटों पर आपका डिस्प्यूट है। तो ये रात जो 100, 150, 180 का लगाया हुआ है, इसका क्या मकसद है? तो मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी बातें देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टी से अटैचमेंट जरूरी है, लेकिन मेरा अपना अटैचमेंट है, लेकिन मैं अमूमन एक बात मेरिट्स की बात करता हूँ कि क्या हमारे ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट के अंदर गए, जो मंथली 5-5, 6-6 लाख रुपया तनख्वाह भी लेते हैं कौमी खजाने से, ये जानते हुए भी कि हमारे कौमी खजाना इस वक्त खाली है, और वो जाके वहाँ पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल प्ले करने के बजाय वहाँ जाके शोर शराबा करते हैं। इमरान खान साहब 14-15 महीने असेंबली के इजलास में नहीं गए और 5-5.5 करोड़ रुपया जो पार्लियामेंट का उनका तनख्वाह का बनता था वो सारे वो लेके चले गए। ये क्या अजीब सा तमाशा हमने बनाया हुआ है, खून के साथ मजाक बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ ये बात खत्म करें, मुल्क की हालत पे रहम करें। इलेक्शन जरदारी साहब का भी होगा, जो इलेक्टोरल रोल है वो अपनी जगह कंप्लीट है, कोई आदमी नहीं कहता नहीं करना हो सकता। मैं अली जफर साहब से इस बात से एग्री नहीं करता, बिल्कुल ही इलेक्शन होना चाहिए। प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो गया, बाकी तमाम इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन मस्ट है। 9 तारीख को जो आपने डेट फिक्स की उस पर इलेक्शन हो जाना चाहिए, चारों सूबाई असेंबली, ताकि हुकूमत बनने का प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाए। यासीन साहब एक सवाल और, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, उस पर आपकी राय चाहूँगी कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफ़ी लंबा खिताब किया और उन्होंने काफ़ी बातें कही। एक बात उन्होंने कही कि मुल्क के लिए अदालती इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। मुझे इतना नहीं पता, आप मेरे ज़रा नॉलेज में ये इजाफा कर दें कि इंतखाबी इस्लाहात और अदालती इस्लाहात के अलावा पार्लियामेंट में इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है। जो इतनी शोर शराबा, बदतमीज़ी, गालियाँ एक दूसरे को, क्रिटिसिज्म, बात नहीं करने दी जाती, इसके लिए इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहली बात यह है कि पार्लियामेंट का मकसद क्या है। पार्लियामेंट का मकसद यह है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ या 24 करोड़ आवाम लोगों को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में बैठे कि जाके वहाँ हमारे लिए कानून साजी करें। आई एम सॉरी टू से, हमारे पार्लियामेंटेरियन जब वहाँ जाते हैं तो तकरीरें करते हैं, लगता है तकरीरों का मुकाबला हो रहा है, कानून साजी की कोई बात नहीं करता। आप अगर अकाउंटेबिलिटी करें तो पिछले 4 साल में स्वाय अलवी साहब ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोली हुई थी, ऑर्डिनेंस जारी की है, लेकिन उन्होंने कानून साजी के लिए कहीं दोनों पार्लियामेंट के ऑफिस को ये नहीं कहा कि कानून साजी करें। सवाल ये पता होता है कि ये तकरीरी मुकाबला नहीं है। हम तो पार्लियामेंट के मेंबरों को इलेक्ट करके देते हैं। आज भी हमारे यहाँ CPC को देख रहे हैं या हमारा मेजर एक्ट जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है
1908 से चला आ रहा है, आप उसमें तो अमेंडमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आपको अगर इस्लाह लानी है तो पहले अपने कवानीन में तब्दीली लानी होगी, और वो तब्दीली कौन लाएगा? पार्लियामेंट लाएगा। पार्लियामेंट से बाखिलाफ तरीके से जब आप चलेंगे अंदर जाके पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में आपने हिस्सा ले लिया, तो फिर आपको पार्लियामेंट के अंदर बैठकर पाकिस्तान के लोगों के मसले मसाइल को देखना होगा, उनको हल करने के लिए एक रास्ता देना होगा। और जिस तरह कल आपने प्राइम मिनिस्टर के ओथ के दौरान जो कुछ आपने किया, और उसके बाद आप गवर्नमेंट को देखें कि जब उमर अय्यूब साहब की बारी आई, लोगों ने बैठ के उनको सुना। आप भी प्राइम मिनिस्टर को सुन लेते, बाद में जो मर्जी तकरीरें करते रहते। लेकिन एक अजीब सा इत्तेफाक हो गया हमारे मुल्क का कि पाकिस्तान से दिलचस्पी और पाकिस्तान के मसले मसाइल को हल करने के, कानून के रिट को कायम करने के बजाय पार्लियामेंट के कानून साजी करने का। आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्लियामेंटेरियन अगर पार्लियामेंट के अंदर बैठकर अपना रोल पॉजिटिवली प्ले नहीं करते तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हमने इसलिए अलग करके भेजा था, आप तो लड़ाई झगड़े के लिए नहीं भेजा था। लड़ाई झगड़े खत्म करें और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मामला को बेहतर करें। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए जरूरी है, नहीं तो माशी तौर पर हम तबाही बर्बादी के दाने पे खड़े हैं। हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को दूर करने के लिए आपको आगे बढ़कर काम करना होगा। मुझे अहमद सगीर साहब ने ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार है, हमारे साथ प्रोग्राम में अक्सर शामिल होते रहते हैं। अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही। अहमद साहब, कल अभी जैसे यासीर आज़ाद साहब बात कर रहे थे कि कल भी हमने देखा जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए उस वक्त भी हंगामा राई होती रही, उनकी फ़र्स्ट स्पीच पे जो है उन्हें बोलने नहीं दिया गया, काफ़ी हूटिंग होती रही, बदतमीज़ी होती रही। ये तो हमारे यहाँ रिवायत रही है, लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐवान में भी जो है ना वो कोई डिसिप्लिन नज़र आए, कोई ऐसी इस्लाहात, कोई ऐसा बिल पास हो सकता है? या सोचा ही नहीं गया इस बारे में, यही सोचा जाता है कि एक दूसरे पे हूटिंग की जाए, वो कोई बात करे तो अपोजिशन शुरू हो जाए, अपोजिशन बात शुरू करे तो हुकूमती नुमाइंदे शुरू हो जाए? देखें, बात ये है कि यही तो ब्यूटी है जमहूरियत की। और पाकिस्तान ही नहीं बाकी दुनिया के अंदर भी कुर्सियां चली हैं, लोगों के सर फट जाते हैं पार्लियामेंट। बिल्कुल, मैं मानती हूँ उस चीज़ को। मेरा सवाल पूछने का मकसद आपसे ये है कि और जगह भी होता है, एंड आई नो दैट के डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अ डिक्टेटरशिप, वर्स्ट डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अ डिक्टेटरशिप। हम इस बात को बहुत अच्छे से एज ए जर्नलिस्ट मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अखलाकियात, कुछ तमीज़ होती है। आप वही लोग हैं जो आप पिछले 4-5 साल हुकूमत करके आ रहे हैं, आप अपोजिशन में बैठे हैं तो आप बोलने भी नहीं दे रहे किसी को। थोड़ी सी अखलाकियात हमें पार्लियामेंट में भी दिखानी चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव तो वो हमारे ही है ना, इसी आवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इमेज कैसा जाता होगा जब एक दूसरे को गालियां देते होंगे और उस एक दूसरे को बोलने नहीं देते होंगे, तो इनको अपने कैरेक्टर की कोई फिक्र नहीं है? मुनीबा, ये तो कुछ भी नहीं है। इसी दुनिया की एक पार्लियामेंट में लोगों ने कपड़े उतार दिए थे अपने, और दूसरों के कपड़े फाड़ दिए थे। तो अखलाकियात जो है वो हम इंसानों में अखलाकियात का कहाँ। बात यह है कि जिस मुल्क में करप्शन करके करप्शन को माना न जाए और उसको जस्टिफाई किया जाए, आप उस मुल्क में किन अखलाकियात की बात कर रही हैं? और हम कहाँ ना कि मतलब है कि इसको हम किसी चिड़िया का नाम तो दे सकते हैं, लेकिन हम इसको उस तरह से अखलाकी कदरों के तौर पे जो है वो नहीं कंसिडर कर सकते। बट ऑब्वियसली होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रवादारी बर्दाश्त ये हमारा मजहब भी हमें सिखाता है। और ये जिस रियासत मदीना की बात करते रहे हैं, उस रियासत मदीना के जो बानी थे, जो बनाने वाले थे, मेरा नबी, हम सब का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, और उनका जो तरीक़ेकार था वो बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने इस तरह की कम अज कम चीज़ों की ना तो उन्होंने इजाज़त दी थी और ना ही उन्होंने कभी किसी लेवल पे इस चीज को अलाउ किया है या परमिशन दी है। सो एक तो ये हमें समझना होगा कि ये जो कुछ भी हुआ है या किया जा रहा है, ऑब्वियसली इसकी इजाजत ना मजहब देता है, ना अखलाकियात देती हैं, ना ही हमारी ये जो सोसाइटी है और इस जगह का जो एक रख रखाव है वो देता है। उसकी वजह ये है कि आप देखें बरसगीर पाक हिंद के अंदर माजी में लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से ताल्लुकात में रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल बैठ के एक दूसरे के साथ जो है उसका साथ देते रहे। ये हमारा बिल्कुल एक डिफरेंट वो है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना था कि हम किस धरती से हैं, किस ज़मीन से हैं,
किस जगह से हैं, किस मजहब से हैं, और हम कौन लोग हैं, हमारा मतलब बात तो वही हो गई ना अहमद साहब, हम लोग हैं, हम जो है ना कौम नहीं है, फिर हम आवाम और लोग में बैठ गए। क्राउड है, हम एक बड़ा ही अजीब सा क्राउड है। हाँ। भीड़ है, हम हजूम है। हाँ। और इस हजूम के अंदर जो है भांत भांत के लोग हैं, भांत भांत की बोली बोलते हैं और भांत भांत के तरीके से बात करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ से आपको कोई अखलाकियात आने वाले वक्त में या आने वाले सालों में या आने वाले दिनों में और महीनों में आपको को मिलेंगी। बस यहाँ से तो यही होता रहेगा जो होता आया है। मतलब देखे ना, जहाँ पे रमजान के दिनों में जो कौम महंगाई कर देती है और जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है लोगों की मदद करने की, और हम उस वक्त सबसे ज्यादा चीजें महंगी करके बेच रहे होते हैं, और हम सिर्फ प्रॉफिट इसलिए कमाते हैं कि एक भेड़ चाल है कि लोगों को अमीर बनना है, लोगों को पैसा कमाना है, चाहे उसको किसी का नाजायज तरीके से वो कमाए या चाहे वो कोई भी तरीका इख्तियार करके कमाए, बस उसको पैसा चाहिए। तो फिर वहां पे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या कहेंगे आप उसको? ये ऐसे ही है, मैं बताऊं, जैसी कौम है वैसे लीडर हैं, वैसे ही अपोजिशन है, वैसे ही हुक्मरान है। ये लोग भी क्या करते रहे, आपको नहीं पता? ये नून लीग या पीपल्स पार्टी ये किस तरह के रहे हैं? आप जहाँ पे पीपल्स पार्टी अपोजिशन में जब थी और जब ये गवर्नमेंट में थे, तो आपको याद नहीं पीडीएम में क्या किया करता था? बाहर सड़कों पे इन्होंने क्या तमाशे लगाए होते थे और अंदर इन्होंने किस तरह के तमाशे लगाए होते थे। सो आप आज की हुकूमत, कल की अपोजिशन थी, जब ये अपोजिशन में थे तो इन्होंने क्या कुछ किया ये भी आपको पता है। और जब आज की अपोजिशन, कल की हुकूमत थी, ये हुकूमत बन के क्या करते रहे वो भी आपको पता है। और तो ये ऐसे ही होना है, ऐसे ही चलना है। मतलब कोई खास चेंज नहीं नजर आने वाला हमें वही रिवायती सियासत नजर आएगी पार्लियामेंट में। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है, आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैसला? देखें, मेरे नज़दीक सबसे, देखें अभी गवर्नर की पोजीशन आपके सामने है, वहाँ के हालात आपके सामने बारिशों की वजह से जो हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो सूबाई असम्बलियों में हैं या कौमी असम्बलियों में हैं, उनको पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल का सही अंदाजा है, तो फिर उनको अपने खिलाफात दिलाकर एक साथ बैठकर पाकिस्तान को कराची से निकालना होगा। जी। लड़ते झगड़ते रहेंगे। अब यकीन करें कि 24 जून तक पाकिस्तान पे कर्जों की तादाद मेरे हिसाब से 24,000 खरब के करीब हो जाएगी। जरा आप अंदाजा कर लें कि आप कहाँ खड़े हैं। 24,000 खरब जिस मुल्क पे कर्जा हो, उसमें पार्लियामेंटियन जो है उनका ये तरीकाकार और एक दूसरे को गालियां दें, बुरा भला कहें, बजाय वहाँ बैठ के पाकिस्तान के मसाइल को हल करें, सूरत-ए-हाल को बेहतर करें। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बाज़ इलाकों में खराब है, और जिस तरह से आज चीफ मिनिस्टर केपीके ने रिएक्ट किया या जिस तरह के जुमले उसने बोले हैं, वहाँ तो ये लगता है कि वो ज़हनी तौर पर लड़ाई झगड़े के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आए या पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए आए? इन दोनों चीजों पे बड़ी संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। और पार्लियामेंटेरियन का ये जिम्मेदारी है कि 24 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी सही तरीके से करें और उनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने का रास्ता ढूंढें। एक दूसरे को बुरा भला कहना छोड़ दें। 5 साल रोते ही रहेंगे और मसला कोई हल नहीं होगा। रोने से बेहतर यह है कि मसलों का हल। जी, बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब आपका और तमाम मेहमान हजरात का जिन्होंने अपनी कीमती राय से जो है हमें आगाह किया। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, जो न्यू पार्लियामेंट आई है, पार्लियामानी लीडर्स आई है, इनको चाहिए कि थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल जो है वो रखें, मुल्क के हालात को देखते हुए थोड़ी मुफाहमत की सियासत की तरफ आए, ताकि कोई हल के ये जो अवाम है हमारी ना, ये बहुत बेजार हो चुकी है, गुर्बत से, महंगाई से बहुत परेशान है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और आप बैठ के ऐवानों में ऊंची आवाज़ों में एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। बहरहाल मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।